तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड रही हैं और लगातार शुरुआत से आज भी बदस्तूर जारी रही हैं। अगर हम पूरे क्रिकेट करियर पर कुछ जहाँ तक मेरी यादें हैं मैं वहाँ पर नज़र डालने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं क्रिकेट से उन चीज़ों से रूबरू कराऊँगा जो शायद आपको देखने को सुनने को कहीं नहीं मिली हैं। थोड़ा बहुत आप पहले से पुराने क्रिकेट फैंस रहे हैं, क्रिकेट के फॉलोवर रहे हैं, तो आपको जानकारी रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर मैं नज़र डालने की कोशिश करूंगा और यदि मैं कहीं पर गलत हूं तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिस तरीके से आज माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके से मुंबई और गुजरात टाइटंस के बीच कुछ क्रिकेट की बात करें तो भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है और जो कुछ भी क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ है उस मुकाबले में वो अनएक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सपेक्टेड की अगर बात करें तो उस दिन से शुरू हो गया था जब मुंबई ने रोहित शर्मा को बतौर कप्तान हटाया था। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ, सचिन का भी रहा, सौरभ का भी रहा, द्रविड़, लक्ष्मण, मैं सबका रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है मैं यहाँ पर इस वीडियो में किसी का भी फेवर करके बोलने वाला हूँ। इस वीडियो में वो सब कुछ आप जानने की कोशिश मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी समझ रही है और जहाँ से मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है, जहाँ तक मुझे बखूबी याद है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस मैंने कहा एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो कुछ भी उस अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर घटा है वो शॉकिंग था। कुछ लोगों के लिए शॉकिंग था, किसी के लिए मनोरंजन का एक मुकाबला रहा, तो कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो दिल तोड़ने वाली बातें रही। खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं, जहाँ पर दिल टूटता है वहाँ पर शौक भी होता है और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बात करते हैं उस दौर की, शुरू से जब से मैंने बताया जैसे वीडियो में कि जहाँ से याद है मैं आज के दौर तक की बात करने वाला हूँ। तो मैं बात करता हूँ वो जब फिक्सिंग का दौर चला था, जहाँ से मुझे समझ आई कि हाँ यहाँ से क्रिकेट मुझे आज भी याद है। मैंने कोई किताब या फिर कुछ कहीं पर नहीं देखा किसी डिबेट में, मैं अपने खुद के क्रिकेट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है। वो 1999 का वो वर्ल्ड कप था और मुझे लगता था, मैं इंडियन टीम का बहुत बड़ा फैन था और एक मेरे भी मित्र थे क्लासमेट, उसका मानना था कि ये अंडर 99 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन मेरा मानना था कि ये इंडिया जीतेगी क्योंकि मैं क्रिकेट का इंडियन क्रिकेट का फैन था और ऑस्ट्रेलिया जीती थी। स्टीव वॉ कैप्टन थे। वो उस वर्ल्ड कप के भी मैंने मुकाबले देखे हैं। खैर इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा प्लेयर्स की कि किस प्लेयर को कब कहां पर बैक किया गया और किसको इग्नोर किया गया। तो 1999 का दौर था, वहां पर फिक्सिंग आई और मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा दोनों को आजीवन, मनोज प्रभाकर, इतना बड़ा नाम नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा नाम नहीं लिया, लेकिन अच्छे क्रिकेटर वो भी रहे हैं। तो मनोज, अजय और अजहर तीनों को आजीवन बैन लगा दिया गया। तीनों बैन हो गए क्रिकेट से और बैन से पहले देखा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप के बाद यदि भारत नहीं जीतता है तो फिर अजहर कैप्टन नहीं रहेंगे और फिर अजय जडेजा कैप्टन रहेंगे। अजय जडेजा बड़ा नाम था, बड़ा क्रेज था पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, न सिर्फ भारत, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऑलराउंडर थे, फील्डर थे, बैट्समैन अच्छे थे। बैन हो गए। फिर ये दौर चला कि आखिरकार कैप्टन कौन होने वाला है। सचिन तेंदुलकर आए बतौर कैप्टन, अच्छे नहीं चले, बैटर कोई शक नहीं है, दुनिया के क्रिकेट के आज भगवान की तरह पूजा जाता, तो वो चले बैट्समैन के तौर पर, लेकिन क्रिकेट के तौर पर दोस्तों वो भी फ्लॉप रहे थे। सचिन को बनाया, फिर बीच में फिर आकर के इधर सौरभ आ गए थे, अजहर भी आए थे, लेकिन फिक्सिंग के पहले थे वहाँ। फिक्सिंग के बाद फिर जब सचिन तेंदुलकर आए, सचिन के बाद सौरभ गांगुली आ गए, सौरभ गांगुली को बनाया गया कप्तान। उस वक्त माना यह जाता था कि जो सौरभ गांगुली का बैटिंग करने का जो स्टाइल था, जो उसकी एबिलिटी थी, वो सचिन तेंदुलकर से कहीं ज़्यादा तेज थी। जब वो जिस दिन में वो खेलते थे तो सबसे अलग बैटिंग किया करते थे। तो खैर वो कैप्टन बन गए। कैप्टन बनने के बाद कैप्टन आखिरकार वो बने कैसे थे? उनको कैप्टन बनाया था जो जगमोहन डालमिया थे। जब बीसीसीआई में जगमोहन डालमिया आए तो सौरभ को बखूबी बड़े कायदे के साथ बैक किया था। सचिन तेंदुलकर को बैक कर रहे थे राज सिंह डूंगरपुर, उन्होंने बैक किया था, लेकिन जगमोहन डालमिया ने सौरभ को बैक किया। लगातार वो रहे और भारतीय क्रिकेट में आज भी ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूँ और आप भी ईमानदारी के साथ कहें तो एमएस धोनी ने वर्ल्ड कप जरूर जीता है, लेकिन जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ
कप्तान रहा, जो आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है, एक नया एक दबदबा जो बनाया था, यूं कहे कि आंख से आंख मिला सकती थी। जिस दौर से भारत किसी भी टीम के साथ आंख में आंख डाल करके बात कर सकती थी, वो दौर शुरू हुआ था सौरव गांगुली की। उससे पहले भारतीय टीम बहुत दब करके क्रिकेट खेल सकती थी, इसमें मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। तो सौरभ को जगमोहन डालमिया ने बैक किया, लगातार वो रहे। जब ग्रेग चैपल का सपोर्ट किया सौरभ ने कि ये कैच कोच होने चाहिए भारतीय टीम के, जॉन राइट रहे थे उसके पहले। जॉन राइट ने 2003 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी रही थी और भारतीय क्रिकेट इतिहास के, वो चाहे भारतीय कोच रहे हो, दुनिया के कोई भी कोच रहे हो, सर्वश्रेष्ठ कोच में से एक थे। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और नेचर भी अच्छा रहा। उनका कार्यकाल बहुत सुपर्ब रहा है, आज भी याद किया जाता है। जॉन राइट का ही वो नींव रखी हुई थी जिसमें गैरी क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप दिलाया था, कोच थे। तो वहाँ पर सौरभ को, उसके बाद जॉन राइट चले गए, सौरभ गांगुली की कैप्टनसी भी खतरे में आई। सौरभ गांगुली को बतौर कप्तान हटा दिया गया। बार बार भारतीय जो बोर्ड था, बीसीसीआई था, वो सचिन की तरफ रुख करता था, फिर कैप्टन। शायद ऐसा 3 बार, मुझे जहाँ तक याद है, दौर आया कि सचिन तेंदुलकर को 3 बार भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन वो इसके मूड में नहीं थे। पहली बार थे, दूसरी तीसरी बार बिल्कुल नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि कप्तान बने। तो सचिन का सपोर्ट था सौरभ के साथ कि सौरभ को कैप्टन बनाया जाए। सौरभ को बनाया गया था। जगमोहन के साथ अच्छे खासे संबंध थे, चूँकि जगमोहन डालमिया वो भी बंगाल से आते हैं, सौरभ बंगाल से आते हैं, वो बने रहे। फिर हारने के बाद चेंज आया वहाँ पर, जगमोहन डालमिया का कार्यकाल खत्म हुआ। उधर जो अनुराग ठाकुर थे और राजू शुक्ला, इनका इंटरफेयर शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर राहुल द्रविड़ आते हैं और कोच बनाया था ग्रेग चैपल को। ग्रेग चैपल सौरभ की पसंद थे, सचिन की भी पसंद थे। सौरभ की उस वक्त चलती थी तो वो थे, उनको बनाया गया। लेकिन बड़ा ब्लैक कार्यकाल कहा जाएगा भारतीय क्रिकेट में और कुछ भी अच्छा नहीं चला था। सौरभ को कैप्टनसी गई, बहुत सारी घटनाएं हुई। राहुल द्रविड़ कैप्टन बने। सचिन तेंदुलकर वनडे में नंबर 4 पर बैटिंग करने आए। इरफान पठान को ऊपर प्रमोट किया गया, एक बेहतरीन ऑलराउंडर को खत्म कर दिया गया। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से मैं ये कहूँ कि उनकी कलाइयाँ बांध दी गई थीं और युवराज सिंह के साथ भी उतना बेहतर बिहेव नहीं हुआ था। और कुछ सारी ऐसी घटनाएं थी। अगर आप कोच ग्रेग चैपल के कार्यकाल पर पूरी बात करेंगे तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं बैक करने की बात करता हूँ। राज सिंह डूंगरपुर सचिन तेंदुलकर को बैक करते रहे, जगमोहन डालमिया सौरभ गांगुली को बैक करते रहे। फिर MS धोनी जब आए, MS धोनी को जो कप्तान बनाया था उस वक्त बीसीसीआई अध्यक्ष थे शरद पवार। सचिन तेंदुलकर के कहने पर शरद पवार ने कप्तान बनाया था MS धोनी को। सबसे बड़े दावेदार थे युवराज सिंह। समझ में नहीं आया मुझे, सचिन का बड़ा फैन हूँ, लेकिन युवराज सिंह का फेवर क्यों नहीं किया, ये बात ना तो कभी चर्चा में हुई है, ना इस पर बहुत बड़ी डिबेट भी कभी किसी चैनल पर की गई है। मैं बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर एक्सपर्ट हैं जिनको फॉलो करता हूँ, विक्रांत सर हैं, हर्ष भोगले हैं और रवि शास्त्री, खैर वो तो क्रिकेटर हैं। इसके अलावा अभी मैंने शुभांकर सर को भी लगातार सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ, ऐसा नहीं है, हर एक वीडियो में उनका देखता हूँ। लेकिन उन्होंने भी कभी इस दौर पर बात नहीं की है कि MS धोनी को कैप्टन बनाया गया था। उस दौर में सबसे बड़े दावेदार जो थे, कंटेंट थे कैप्टन के, वो युवराज सिंह हुआ करते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर का वो एक ऐसा बहुत सुपर्ब डिसीजन, मैं उसे बोरिंग कहने वाला था, बोरिंग मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि युवराज सिंह कप्तान बन सकते थे। सक्सेस वो अलग बात है, उस डिसीजन को इस लेवल पर पहुंचा दिया क्योंकि उस पर कभी फिर डिबेट होने की गुंजाइश ही नहीं रही कि MS धोनी को छोड़ करके युवराज सिंह को कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया। उस दौर में उस पर बहस की जाए, किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट या किसी पूर्व क्रिकेटर पर हिम्मत नहीं हुई डिबेट करने की, वरना जरूर डिबेट होती। लेकिन जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। MS धोनी कैप्टन बनाए गए। MS धोनी ने BVS लक्ष्मण का क्रिकेट कैरियर ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर RP सिंह का जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, आउट फॉर्म में थे, उनको लगातार खिलाया, उनका भी करियर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और लक्ष्मण, इसके बाद द्रविड़, खुद सचिन तेंदुलकर का भी सवाल उठाए और सबसे बड़े जो विरोधी थे MS धोनी के, वीरेंद्र सहवाग, उनको भी अपने रास्ते से हटा दिया और युवराज सिंह को भी अपने रास्ते से MS धोनी ने हटाया था। और पूरा सपोर्ट उस वक्त मिला था, शरद पवार उस वक्त रहे थे। और इसके बाद
अगर आप बात करें जो ठाकुर थे उनका भी पूरा रहा था। तो कार्यकाल धीरे धीरे बढ़ता रहा और MS धोनी के बाद विराट कोहली का दौर शुरू हुआ। विराट कोहली का दौर शुरू हुआ, रवि शास्त्री उनके फेवर में थे, लेकिन सौरभ गांगुली को विराट कोहली शायद खटकते थे, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। लेकिन बतौर बल्लेबाज सौरभ गांगुली विराट को बहुत पसंद करते थे, आज भी पसंद वो करते हैं, जहां तक मेरा मानना है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर वो रहे हैं चयनकर्ता जो नहीं होने चाहिए थे, वो बनते रहे, आते रहे, जाते रहे। MS धोनी के जो खास चाहते थे श्रीनिवासन आए, जो वो चाहते थे वह वैसा हुआ, और जिस प्लेयर को उन्होंने चाहा उस प्लेयर को भारतीय टीम में खिलाया। CSK के 5-5, 6-6 प्लेयर उस वक्त भारतीय टीम में खेला करते थे, बहुत थे, जिसमें मुरली विजय जिनको नहीं खेलना था वो भी इस टीम में आकर के खेले हैं। और बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जिन पर बात करें। बहरहाल प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होता है उनमें स्टेमिना होता है और खेलने का स्टेमिना होता है, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ क्योंकि वो खेलने के हकदार इसलिए नहीं थे क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे जिस टीम में खेलने के हकदार थे। और अंबती रायडू की बात करें तो क्योंकि वो ICL ऐसे कुछ, हाँ, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो कपिल देव ने शुरू की थी उसमें खेला करते थे, उसको बैन किया गया, इसलिए रायडू का करियर बर्बाद हो गया। बड़े अच्छे प्लेयर थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप बात करें लिमिटेड या फिर T20 क्रिकेट की, तो वहाँ पर सुरेश रैना को जरूर T20 का कैप्टन होना चाहिए था एक दौर में, लेकिन उनको कैप्टन नहीं बनाया गया था। MS धोनी लीड कर रहे थे उस टीम को। तो वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली रहा था। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई है, ना ही अनुराग ठाकुर इस चीज़ में फेवर उन्होंने कभी किया है कि हाँ रैना को इस चीज़ में होना चाहिए। बड़े अच्छे प्लेयर थे और T20 के बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्लेयर थे। मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड क्रिकेट में अगर फिनिशर की बात करूँ, जो लिमिटेड ओवर ODI रहा हो चाहे वनडे रहा हो, तो उसमें मैं माइक हसी और उस दौर के पहले करूँ तो माइकल बेवन, और इसके बाद बात करूँ हसी के टाइम पर रहे तो वो थे सुरेश रैना। बड़ा इम्पैक्ट था। युवराज धोनी ऐसा नहीं मैं कहता वो ख़राब थे, इनका इम्पैक्ट जबरदस्त था, अलग लेवल का था। तो इसके बाद जब विराट कोहली, जब सौरभ गांगुली आए, तो सौरभ गांगुली ने तुरंत विराट को कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से जरूर साजिश रही थी, इसमें बिल्कुल शक नहीं हूँ। निकल करके सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन साजिश के तहत विराट को बाहर कर दिया गया। और विराट और रोहित की जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था, उनके बीच दरार भी पैदा की गई, कुछ हद तक दरार थी, लेकिन वो प्रेस में इतनी ज़्यादा शो नहीं की गई, ग्राउंड पर इतनी ज़्यादा शो नहीं हुई है, लेकिन थी। लेकिन इस बात को बखूबी जानते थे, जो कि नेचर जो अगर रोहित शर्मा का है, मैं फैन हूँ इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट लगता है वो लोगों को करता हूँ, लेकिन जो रोहित शर्मा का जो कैरेक्टर है वो डिफरेंस तरीके का है, विराट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर कहूँ विराट के लिए तो विराट भी रोहित को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो भी पसंद करते हैं। कई बार ऐसी बातें भी हुई थी कि रोहित शर्मा को जब लगातार फ्लॉप चल रहे थे क्या उनको टीम में लिया जाएगा, वो उनके लिए क्या समस्या बनी हो, तब फिर कहना था विराट कोहली का कि आप इस दौर में कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा चयन करता है या फिर कोई भारतीय क्रिकेटर है, दुनिया का कोई क्रिकेटर है जो विदाउट रोहित लिमिटेड ओवर की टीम का चयन कर सकता हो, तो मुझे बताइए। जब विराट खराब फॉर्म से दौर से गुजर रहे थे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित से भी यही सवाल किया गया था। तब रोहित का भी यही मानना था कि यार किस पर बात कर रहे हो, तो विराट के बारे में पूछ रहे हो, विराट के बारे में पूछना है तो फिर विराट के सारे स्टेटिक्स जो है वो निकाल करके देख लीजिए, और दुनिया के किसी भी क्रिकेटर के निकाल करके देख लीजिए, तब मुझसे सवाल कीजिएगा कि विराट कोहली की इस टीम में जगह बनती है या नहीं भी बनती है। अब इन दोनों के जो कमेंट थे खुल करके जो दिए गए थे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो आप अंदाजा दोस्तों लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बनाई गई थी रोहित वर्सेस विराट, ये सारी मीडिया की बनाई गई थी। इसके बाद दौर शुरू हो जाता है। मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसा आ जाते हैं, फिर अनुराग के बाद कुछ कोर्ट का दखल अंदाजी होती है, कोर्ट कुछ बहुत सारे रूल लाते हैं, BCCI पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप कुछ ऐसे रूल लाइए कि जिस पर जो लगातार बॉस की तरह BCCI की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो कि BCCI की जो कुर्सी पर बैठना मतलब कि आप, मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ये है कि वो कुबेर की तरह है भारतीय पूरे देश में, ये समझिए कि वो कुबेर बन जाता है। BCCI पद की बात कर रहा हूं मैं, जो भी उस पद पर बैठता है उसकी इतनी पावर होती है, और पावर पैसे से आती है आज के ज़माने में। ये सारी चीज़ें दोस्तों शुरू हुई, और आज जैसाए हुए, जोसाए ने
पूरी तरीके से बैक किया रोहित शर्मा। और एक बात और ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूं तो जैसा इन्हें बैक किया रोहित को, लेकिन रोहित ने निराश नहीं किया, अपने बल्ले से जौहर दिखाया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर जो बतौर कप्तान है कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। बहुत ऐसे युवा आए हैं जिनको बहुत सारे मौके दिए हैं, सब कुछ दिया है। और आगे जो आने वाला कार्यकाल है क्रिकेट है भारतीय क्रिकेट का, उसमें ज़बरदस्त सेवाएं देंगे, जिसमें आप देख लें तो फिर चाहे वो यशस्वी जायसवाल रहे हों, चाहे मोहम्मद सिराज रहे हों, मोहम्मद शमी को वापस लाए, बुमराह को लगातार उनके बारे में अगर मैं बैक कहूँ तो शायद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। बुमराह को इतना ज़्यादा वो ना किया जाता तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता। इसके बाद बात करें तो हार्दिक पांड्या को लगातार बैक किया है, और हार्दिक ने प्रदर्शन भी दिया है लगातार बेहतर करके। कुछ वक्त अगर 1 साल 1.5 साल का देख लें तो उसमें ज़रूर भारतीय टीम के साथ या देश के साथ अच्छा नहीं किया हार्दिक पांड्या ने। मुझे कहने में कोई दोस्तों गुरबाज नहीं हो रहा, वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे। और भी आप क्रिकेट एक्सपर्ट जो रहे हैं उनके बारे में वो पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है, जैसा ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया और बिल्कुल पूरी तरीके से विराम लगा दिया सारे न्यूज़ चैनल हैं और जितने क्रिकेट एक्सपर्ट रहे हैं, और बहुत सारी जो गुटबंदी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तो रोहित शर्मा 2024 में भारतीय टीम को लीड करने वाले। तो ये चीज़ें रही हैं कि लगातार भारतीय क्रिकेट में ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। इसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया, जडेजा को बरी कर दिया गया क्योंकि सारे सबूत नहीं मिले। लेकिन सवाल यार मेरा यहाँ पर है कि जो BCCI अध्यक्ष बनता है, क्या वो कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता? आप पॉलिटिशियन हैं, उसको क्यों अंदर घुसाते? इससे भारतीय क्रिकेट पूरी तरीके से दोस्तों चौपट होता है। आपको लाना चाहिए तो फिर कोई क्रिकेटर रहा हो पूरा, गावस्कर साहब को आना चाहिए, कपिल देव साहब को आना चाहिए, श्रीकांत हैं, चेतन चौहान हैं, कितने ऐसे नाम हैं यार, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं भारतीय क्रिकेट में, बहुत लंबी लिस्ट है, उनको आना चाहिए। वो इस पद पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक अगर बात करूँ इस वक्त, अगर आप यूपी की बात कर लें तो भारतीय टीम में यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई BCCI में है नहीं। मैं अजीत अग्रकर का बहुत बड़ा फैन था और टीम का भी चयन बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन BCCI आखिर कर क्या रहा है? रोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं, लेकिन यार यूपी का जो फेवर करने वाला वो कहाँ है? यूपी में इतने बड़े बड़े क्रिकेटर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन यूपी का अस्तित्व तो कहीं कुछ नहीं है। सुरेश रैना कहाँ है? क्या वो इस टीम के फील्डिंग कोच नहीं बन सकते? बहुत बड़ा सवाल। मैं इस पर डिबेट करूंगा, बड़े कायदे से बैठूंगा और आपके भी कमेंट चाहूंगा। लेकिन जो इस वीडियो में मैंने बात की है, अगर कहीं कोई दुविधा कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपका दोस्त सतीश राजपूत पूरे तथ्य के साथ वो बात पेश करूंगा, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया आप प्रूफ के साथ दोस्तों मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। जो कुछ भी मैंने बात बताई हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं, विथ प्रूफ हैं, और जो कुछ भी चीज़ें BCCI में घटी हैं, यहाँ पर यूट्यूब चैनल बना करके भी कोई नहीं बोल सकता BCCI के लिए। ऐसा कुछ चलता है इसमें। मुंबई इंडियंस के बारे में जो सारी चीज़ें शुरू हुई, इसके बाद कोच के आप समझ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए कि हार्दिक पांड्या बनेंगे। यार रोहित शर्मा क्या है? रोहित शर्मा एक इतना बड़ा क्रिकेटर है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। मैंने इससे अपने पूरे क्रिकेट जीवन की बात करूं तो मैंने युवराज सिंह को देखा है, रोहित शर्मा को देखा। ये नेचुरली बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। उधर केवन पीटरसन था पूरे वर्ल्ड क्रिकेट, रिकी पॉन्टिंग थे, स्मिथ थे, बहुत सारे ऐसे तो रहे, लेकिन भारतीय क्रिकेट की बात करूं तो मैंने रोहित शर्मा, इधर आप देखें तो फिर युवराज सिंह रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्या एक बार फिर से जो BCCI में जो कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं और एक फेवर अनफेवर वाली चीज़ें चलती हैं, किसी कप्तान को खत्म किया जाता है, किसी क्रिकेटर का कैरियर खत्म कर दिया जाता है। रॉबिन उथप्पा का कितना जो दोस्तों सपोर्ट नहीं किया गया। पूरे भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जितना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रॉबिन उथप्पा के लिए कमबैक किया गया। सबसे जबरदस्त था, सबसे ज्यादा बैक किया गया। क्या आपने बद्रीनाथ को उसको बैक किया? उसको बैक करते तो दोस्तों वो कई ऐसे टेस्ट प्लेयर हैं जिनकी जगह खा जाता। आप बेबस हो जाते टेस्ट क्रिकेट में MS धोनी को बाहर करने के लिए अगर आप नमन ओझा को बैक करते। ये रियलिटी है दोस्तों। बहुत ऐसे क्रिकेटर रहे, मैंने देखा कानपुर की जो ग्रीन पार्क है
और इसके अलावा कमला क्लब है, गुरु गोविंद सिंह है जो क्रिकेट एकेडमी है। और पर बहुत ऐसे मैंने प्लेयर देखे हैं। मैं वीरेंद्र सहवाग का बड़ा फैन रहा हूँ और इतना दुनिया में इतना कोई तूफानी बल्लेबाज नहीं था बिल रिचर्ड्स और इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग। लेकिन उस एकेडमी में इतने बड़े बड़े क्रिकेटर थे दोस्तों, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर थे कि वीरेंद्र सहवाग से भी लंबे छक्के लगाते थे, तेज बैटिंग करते थे। यहां पर नाम लेने का उनका कोई मतलब नहीं, उस पर भी अगर आप चाहें तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने कुलदीप यादव को नेट पर पहली बॉल डालते हुए देखा है। कुलदीप यादव ने कभी भी खुल करके नहीं बताया होगा कि वो गुरु गोविंद सिंह में उसने अपने क्रिकेट कैरियर की जब सीख रहा था ABCD, वहां पर पहली बॉल नेट पर डाली। मैंने देखा था अपनी आंख से, वहां पर डाली थी। शादाब जकाती है, सुदीप त्यागी है, मेरे सामने उन्होंने पहली बॉल डाली थी जब वो क्रिकेट की कोचिंग उन्होंने दोस्तों शुरू की थी। ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इस चीज पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिक्स चलती है हर जगह, ये सब कुछ क्रिकेट में होता है। कुलदीप यादव जो रीढ़ बना हुआ है इस वक्त, कानपुर से आता। निश्चित तौर पर वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग ज्यादा व्यूज नहीं आता, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए दिल जरूर दुखी होता है। लेकिन उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आखिर तक वॉच करेंगे। खैर मैं आखिर तक आ चुका हूं, जो यहां तक आएगा वो ये जो मैं लफ्ज बोला हूं वही सुन पाएगा। लेकिन देखते हैं होता क्या। देखते रहिए द स्पोर्ट्स धमाका, और आपका दोस्त सतीश राज को आपसे विदा चाहता है। ऐसे ही शानदार वीडियो देखते रहिए।